हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर ल्यू फेंग और डायलन मिलकर पसी का पीछा करते हुए उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर फाइनली वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ल्यू फेंग उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाता है, जो सुनते साथ ही वह कहने लगता है कि तुम लोग तो दो हो और मुझे पता है कि जब मैं तुमसे फाइट के दौरान बिजी होऊंगा तो तुम्हारा ये जो साथी है यह आकर मुझ पर पीछे से अटैक करेगा, जिस पर ल्यू फेंग उसे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और आगे हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहां पर ल्यू फेंग अपने उस आर्मर को पूरी तरीके से पहनने के बाद उससे फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और फिर वो अपने उसी गोल्डन ग्लोइंग बैरियर को यूज करता है, जिसे देखते साथ ही पेन से कहने लगता है कि चलो फिर देखते हैं कि आज तुम मैं और मुझ में कौन जीतता है। ये कहते साथ ही वो भी अपनी वहां पर ट्रू पावर को अनलीश करते हुए अपने फ्लेम बस्ट फायर एनर्जी नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि चारों तरफ से आग की लिपटें निकलना शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगते हैं और वहां पर उन दोनों के अटैक्स का एक सर्कल बन जाता है जिसके अंदर ये दोनों होते हैं। अब यहाँ पर इसी मौके पर हम देखते हैं कि ल्यू फेंग अपने बहुत से क्लोन बनाना शुरू कर देता है, जिसके बाद इनके बीच क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ल्यू फेंग इसके साथ इंटेंस फाइट करता है उसे फील होता है कि यह बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ फिन से भी यह कहने लगता है कि आज यहाँ पर मैं अकेले नहीं मरने वाला। यहाँ पर ल्यू फेंग जैसे जैसे इसके साथ क्लोज्ड कॉम्बैट करता जाता है तो उसे यह फील होता है कि इसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर वो आगे कहने लगता है कि अगर इस वक्त मैंने इस आर्मर को ना पहना होता तो शायद यह मुझे कुचल कर रख देता। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं तो ल्यू फेंग दूर छटक जाता है और वहां से दूर भागने की कोशिश करता है, जो देखकर पेन से भी उसका पीछा करना शुरू करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, क्या हुआ, तुम तो यहाँ मुझे मारने के लिए आए थे ना। और फिर वो उसे पकड़ने के लिए हम देखते हैं कि अपने हॉट ईटिंग ग्रास नाम की टेक्निक को यूज करता है, जो कि बहुत से बड़े बड़े वाइन्स होती है जैसे कि वो लफेंग के पीछे लगा देता है। यहाँ पर इन वाइन को देखते साथ ही लफेंग समझ जाता है कि ये किस टाइप की वाइन्स है, जो देखकर वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उन्हें चीरने में लग जाता है। लेकिन वो वाइन्स इस हद तक शार्प और स्ट्रांग होती है कि वो लफेंग के ब्लेड को ही दो टुकड़ों में काट देती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेन से अपने उन्हीं शार्प वाइन से ल्यू फेंग को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। वो उसके हाथ पैर और उसके पूरी बॉडी को उससे पकड़ते हुए उसे बुरी तरीके से ट्रैप कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर पीछे से डलन भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसी के नेक्स्ट सीन में पंसे अपने उन्हीं वाइन से लफेंग को पूरी तरीके से जकड़ते हुए उसे वाइन्स के अंदर ट्रैप कर लेता है और वो किसी बॉल की तरह दिख रहा होता है जिसके अंदर की लफेंग फंसा हुआ था। यहाँ पर ये देखते ही लफेंग कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना इस चीज से मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि लू फेंग भी वहाँ पर अपनी ब्लड शेडो ब्लेड्स को बाहर निकालते हुए उन सभी को चीरते हुए बाहर आ जाता है। फिर उसके ब्लड शेडो ब्लेड्स बसी के उन सारी वाइन्स को जकड़ लेती है, जिससे हम देखते हैं कि ल्यू फेंग दूर जाता है, लेकिन बसी के वो सारे वाइन्स अभी भी ल्यू फेंग का ही पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर ल्यू फेंग वहाँ से एक यूटर्न लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उस पेंसी के वाइन्स वाली जाल में फंस जाता है, जिससे कि वो अपनी ब्लड शेडो प्लेट से काट कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगा रहता है। और जैसे जैसे इनसे जान छुड़ाते ही जैसे ही वो ऊपर जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पंसे उसे देखकर कहने लगता है कि तुमने बहुत देर कर दी है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पसे ने वहाँ पर अपने 9th लेवल के डेडली फ्लावर्स को यूज कर दिया था, जो कि अपने एनिमी के लाइफ फोर्स को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली है। यहाँ पर ल्यू फेंग इन सभी से बचने की कोशिश करता है और वो लोग किसी जंगली घास की तरह यहाँ वहाँ चारों तरफ से उगना शुरू कर देते हैं और ल्यू फेंग को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। यहाँ पर डायलन में ल्यू फेंग की इस सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस करता है और कहने लगता है कि काश मैं उनकी हेल्प कर पाता। तभी हम देखते हैं कि ल्यू फेंग उन सारे डेडली फ्लावर से बचते हुए सीधा स्पेसक्राफ्ट की तरफ दौड़ने लगता है, जिसके बाद वो बाबता को सिग्नल करता है कि अभी इसी वक्त। और फिर हम देखते हैं बाबता भी से कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ पर पसी यह सिचुएशन देखकर कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी स्पेसशिप से बहुत ही इजीली उन सभी फ्लावर्स में से एक को खत्म कर दिया था, जो देखते साथ ही पेन से भी कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लेकिन ये फिर भी मेरे इन डेडली फ्लावर्स के आगे टिक नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डेडली फ्लावर्स एक के बाद एक सीधा उनकी स्पेसशिप पर टूट पड़ते हैं। कि तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाबदा की वो स्पेसशिप रॉकेट बनकर उन सभी फ्लावर्स की जो रूट्स थी उनको डिस्ट्रॉय करती हुई चली जाती है, जो देखकर पसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पसी अपने वाइन से वहाँ पर एक शील्ड
शील्ड को क्रिएट कर लेता है कि तभी यहाँ पर लियो फेंग बावता को एक और अटैक करने के लिए ऑर्डर करता है, जो सुनते साथ ही बहुत दूसरे कंट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है और फिर वो अपने एनर्जी मैनिपुलेशन को यूज करती है जिसका लेवल के डोमेन लॉर्ड होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पहला स्पेसक्राफ्ट था उसने उस पेंसी के शील्ड को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिससे हम देखते हैं कि पसी का वो शील्ड 2 हिस्सों में टूट जाता है और फिर बावता कहने लगती है कि अब तुम मेरी पावर का मजा चखो, और फिर वह अपने उसी एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर को यूज करती है जिससे एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक के लोग उस पर कर देते हैं, जिससे पसी और उसके वो डेडली फ्लावर्स और उसके सारे वाइन्स वहां पर जलकर राख हो जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो स्टार टावर है वो नो फैंग की शील्ड के पास आकर रुक जाता है, जिसके अंदर की हम आटुका को देखते हैं जो की स्टाइल से वहां पर पोज मारती है कि जैसे कि सारा कमाल उसी ने किया, और तभी पीछे से पावता आकर उसे कान के नीचे एक लगाती है जिससे बेचारी अतुका साइड हो जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम डायलिन को लूफेंग के पास देखते हैं जहां पर उसे वो सारी वर्ल्ड रिंग मिल जाती है, जैसे कि लफेंग अपनी स्पेस रिंग में रखते हुए कहने लगता है कि फाइनली हमारा मिशन अकम्प्लिश हो गया। इसके साथ ही वह सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और हमें उन सभी को व्हाइट में दिखाया जाता है, जहां पर शिप के अंदर हम लफेंग को देखते हैं जो कि वहां पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है। इसी दौरान वो अपने इन्वेंटरी में से पसी के वही स्पेस रिंग को निकालता है, जिसे देखते साथ ही लफेंग कहने लगता है कि बंसी की यह स्पेस रिंग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस रिंग में और ज्यादा रिसर्च करने के लिए उसके अंदर डिविंग करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बस के इस वर्ल्ड रिंग में भी एक छोटी दुनिया मौजूद है, और यह चीज डिस्कवर करते ही हम देखते हैं कि लफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो अपने शैडो क्लोन को वहां पर बनाते हुए उसके वर्ल्ड रिंग में डाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पसी की वो स्पेस रिंग यानी कि वो वर्ल्ड रिंग उसके अंदर का डायमेंशन बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है, जहां पर जैसे ही ल्यूफेंग की वो क्लोन लैंड करता है जिस रिवर के पास वो लैंड करता है वहां का पानी बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। जैसे ही लून का वो शैडो ये चीज फील करता है, हम देखते हैं कि पीछे से बाबा तभी ये चीज कहती है ये तो किसी तरह के मैजिक वाटर की तरह है जो कि प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नरिशिंग है। अब इसके नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि अचानक से लफेंग के वो सारे ब्लड शैडो ब्लेड्स वहां पर उस पानी के अंदर डव इन करना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी पावर भी बूस्ट हो जाए और वो लोग पहले से ज्यादा नरिश भी हो जाए। जिसके बाद पापा तो बताने लगती है कि यह पानी इतना ज्यादा रेयर है कि अगर हम इसकी मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो यहाँ मौजूद उस सारे पानी की कीमत 6.33 बिलियन होगी। सुनते साथ ही ल्यूफेंग भी हैरानी के साथ कहने लगता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर नेक्स्ट सीन में ल्यूफेंग कहने लगता है कि अब मैं समझा कि पेंजी ने खुद को इतने सालों तक हाइड करके क्यों रखा, क्योंकि उसके पास इतना सारा होली वाटर पहले से ही मौजूद था, प्लस उसने 2 बोनस रिंग को ऑलरेडी कल्टीवेट करके रखा हुआ था। लेकिन जो भी हो हम इस चीज को ऐसे वेस्ट होने नहीं दे सकते। इसी दौरान बाबा उसे बताने लगती है कंपनी की तरफ से मेल आया है जिसमें कि हमारे इस टास्क को लेकर रेटिंग्स भी दी गई। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनको वो वॉइस बताती है कि जो हाईएस्ट मिशन स्कोर का जो फर्स्ट राउंड था वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और अगर हम इसे हमारे जजमेंट से मल्टीप्लाई करें तो तुम्हारा स्कोर 82% है, विच मीन्स कि तुमने 82% ही अपने टास्क को कंप्लीट किया है, और जिसके लिए तुम्हें 8 2 आउच पॉइंट्स मिलेंगे और जिसकी मदद से तुम नेक्स्ट राउंड में भी जा सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी स्कोर देखकर बाबा अब बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो लूफेंग से कहने लगती है कि क्या तुम स्कोर से खुश हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर लूफेंग सोचने लगता है कि उसने कहाँ मिस्टेक की और कहाँ अच्छा परफॉर्म किया। जिसके बाद वो अपने स्टैंड्स को पढ़ते हुए कहने लगता है कि जो कंपनी के जो भी मैनेजमेंट्स हैं उन लोगों के बीच मेरे परफॉर्मेंस को लेकर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि मुझे किसी में बहुत पॉइंट मिले हैं और किसी फील्ड में बहुत ही ज्यादा कम। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सेकंड राउंड के लिए वहां पर हाँ करते हैं और बहुत ज्यादा बताने लगती है कि हमारा जो सेकंड मिशन है वो एंशिएंट यूनिवर्स के अंदर ही होगा, जहां पर कि एक ऐसा पावरफुल किंग है जो कि इमोर्टल लेवल का है, जिसे कि ब्लड किंग भी कहा जाता है, और जिसके अंदर दो स्टार फील्ड आती है, जहां पर एक ब्लड डीमन ट्रायल नाम का एक सिलेक्शन है, जिसके अकॉर्डिंग की यहाँ पर बहुत से लार्ज अमाउंट में लोगों को गैदर किया जाता है जिन्हें की बहुत ही ब्रूटल तरीके से स्लॉटर किया जाता है, और उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं और जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वाव लियो फैंग को बताने लगती है कि इस मंथ पे हमारे 2 ट्रायल्स होंगे, जिनमें से एक ड्रीम क्लिप गैलेक्सी में होगा जहां पर हमें 100 स्टार में से 10 लोगों को सेलेक्ट करना होगा, और दूसरा वेयर सिस्टम में होगा जिसके अकॉर्डिंग की हमें 10 बिलियन प्लैनेट्स में से 100 लोगों को सेलेक्ट करना होगा। तो यह वो 2 मिशंस हैं जो कि इस मंथ में होने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग की हमें ब्लड डीमन ट्रायल को स्टॉप करके वहां के सभी लोगों को रेस्क्यू कराना होगा। जिसके बाद वापस से आगे बताने लगती है कि पर यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, और वो ये कंपनी ने हमें ये चॉइस दी है कि हम कोई एक मिशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसे सुनते साथ ही लफेंग कहने लगता है कि दोनों ही प्लेनेट पर इतनी
इतनी ज्यादा तबाही मची हुई है तो भला हम किसी एक को कैसे चुन सकते हैं। भले ही यह एक मिशन है पर यहाँ पर लोगों की जान दांव पर लगी है। अगर ऐसा कुछ अर्थ के साथ होता तो क्या हम तभी यही कहते जिस पर बावता कहने लगती है कि दोनों ही प्लेनेट एक दूसरे से बहुत दूर है, जो कि कंपनी ने जानबूझकर ऐसा टास्क दिया है ताकि वो देखना चाहती है कि तुम इन दोनों में से किस टास्क को चुनते हो, जो शायद तुम्हारी इस ट्रायल का ही एक हिस्सा है। जिस पर लू फेंग थोड़ा सोचने के बाद कहने लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यह लोग विलेज स्टार सिस्टम के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान डिलिन वहां पर आकर लू फेंग से पूछने लगता है कि योर हाइनेस, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और वो ये कि यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स पर हम गए हैं वहाँ पर भले ही लाइफ फोर्स अलग हो लेकिन जान की अहमियत हर जगह एक ही है। तो आखिर आपने 10 मिलियन प्लैनेट्स को सेव करने का फैसला क्यों किया? जिस पर लू फेंग बताने लगता है कि मेरा प्लैनेट यानी कि अर्थ वो बहुत से एग्जीक्यूशन वाली सिचुएशन से गुजर चुका है। हमने बहुत से मौत देखी है, इसलिए मुझे पता है कि लाइफ की वैल्यू क्या है। क्योंकि मौत चाहे किसी की भी हो, वो एक की हो या 10 की हो, इससे जो पीछे लोग रह जाते हैं वह उन्हें तोड़कर रख देती है। इसी वजह से मैंने ज्यादा प्लैनेट्स को बचाने के बारे में सोचा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग की यह सारी बात तो बावता के दिल को भी छू जाता है, लेकिन तभी वह सभी को बताती है कि फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें व्हील स्टार में लुसाई प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही इनकी स्पेसक्राफ्ट लैंड करती है हम देखते हैं कि चारों तरफ कत्लेआम मचा होता है। आसपास देखने से ही लगता है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ हो। इसी के साथ ही अचानक ही हम आसमान में देखते हैं पिरामिड शेप के बहुत से बड़े बड़े वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट आ जाते हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में होती है। और फिर वो लोग बहुत से एडवांस ट्यूब्स को भी वहाँ पर फेंकने लगते हैं, जिनमें से कि एक चिल्लाने की आवाजें आती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह ट्यूब्स बहुत ही ज्यादा जॉइंट होते हैं, जिसके अंदर की 5 से 6 अलग अलग रेसेस के हमें एलियंस को दिखाया जाता है, जिन्हें कि यहाँ पर कैद करके रखा होता है। यहाँ पर दूर से ये सारा नजारा लू फेंग और उसकी टीम भी देख रही होती है। इसी दौरान हम उन्हीं एलियंस में से एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर से कहती है कि क्या हम मरने वाले हैं? जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा और मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें जिस कैप्सूल के अंदर रखा गया था वो भी वो लोग जमीन पर गिरा देते हैं। और जैसे ही वो लोग उस कैप्सूल से बाहर आते हैं हमें दिखाया जाता है यहाँ पर रैबिट आर्मी का कमांडर आ जाता है और आते साथ ही सभी से कहता है कि क्या हमारी सारी प्रिपरेशन रेडी हो गई? जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग उसे लॉर्ड वेस्लमेट नाम से पुकारते हुए कहते हैं कि हाँ, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। जो सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड वेस्लमेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग कान खोल के सुन लो, तुम 10 बिलियन लोगों में से बस 100 लोग ही आज यहाँ से सर्वाइव कर पाओगे। और वो कैसे, ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हें अपने ही पास मौजूद अपने ही साथी को जान से मारना होगा। यह एक ब्लडी गेम होने वाला है जिसमें तुम सर्वाइव करोगे या नहीं ये तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करेगा। और जो भी 100 लोग यहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे वो हमारे वॉरियर्स में शामिल हो जाएंगे, जो कि हमारे लॉयल सर्वेंट्स के रूप में माने जाएंगे। इसी के साथ वो उस ट्रायल को बिगिन करते हुए कहने लगता है कि जितनी जान ले सकते हो उतनी जान ले लो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर देते हैं और ऊपर मौजूद सारे सोल्जर्स उनको देखकर हंस रहे होते हैं। यहाँ पर दूर से लू फेंग और उसकी टीम भी यह सारा नजारा देखती है, जहाँ पर लू फेंग कहने लगता है कि आखिर ब्लड डीमन केक को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? जिस पर डायलिन बताने लगता है कि वह अपनी एक बहुत ही पावरफुल सेना बनाना चाहता है, एक ऐसे वॉरियर की फौज जिन्हें की ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो। और इस वक्त जिसे भी इस काम का इंचार्ज दिया गया है वो ब्लड डीमन किंग का एक बहुत ही ट्रस्टी सबॉर्डिनेट है। वहीं दूसरी तरफ हमें वापस से बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो लड़की और उसका वो पार्टनर दोनों ही वहां पर डिफेंसिव पोजीशन में खड़े थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर एक दूसरा पर्सन आकर उन पर अटैक करने वाला था। बाकी तभी हम देखते हैं कि लू फेंग वहां पर अपने पोर्टेबल डायमेंशन को यूज करता है, जिसे कि ये फैंग वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लू फेंग अपने उस डायमेंशन का यूज करके वहां मौजूद सभी के सभी लोगों को उसके अंदर ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वह सभी लोग वहां पर लैंड करते हैं उनमें से कुछ लोग फिर भी अटैक करना नहीं रोकते, जो देखकर लूफ का क्लोन वहां पर उन सभी पर अपने प्रेशर को डालते हुए कहने लगता है कि तुम सभी लोग इसी वक्त रुक जाओ और जो भी मेरे बात के खिलाफ जाएगा और अटैक करेगा तो वो अपनी जान को ही खतरे में डालेगा। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें उसी प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इस वक्त मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पलक झपकते ही 10 बिलियन पीपल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये देखकर वो कमांडर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ। इसी दौरान हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि फाइनली हमारा मिशन अकम्प्लिश हुआ। इसी वजह से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो कमांडर और
और उसकी पूरी फौज वहाँ पर आ जाती है और वो कमांडर आते साथ ही लो फेंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में दखल देने की, और अब जब तुमने ऐसा कर ही दिया है तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने शार्प वेपन से एक के बाद एक लॉन्ग पर अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही लो फेंग वहाँ पर अपनी रेड शैडो ब्लेड को निकाल लेता है, लेकिन उस कमांडर के सारे वेपन्स उसके वाइनस को काटते हुए चले जाते हैं। पर उस होली वाटर की वजह से हम देखते हैं कि उसके वाइन्स की रीजनरेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिस वजह से लू फेंग अपने वाइन से उस सभी वेपन्स को रोक लेता है। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्लेव्स को हमसे चुराने की, जो कि आगे चलकर हमारे लिए वॉरियर बनने वाले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी नजरों के सामने मेरे ही सारे वॉरियर्स को तुमने चुरा लिया। ये कहते साथ ही वो अपने बाकी के सोल्जर्स के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते साथ ही डायलन गुस्से के साथ कहने लगता है कि क्या तुम्हारी बकवास पूरी नहीं हुई। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायलन वहां पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिससे ये सभी लोग उसके डोमेन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और फिर उस कमांडर को पता चल जाता है कि यह लोग इमोर्टल स्प्लिट्स हैं और उस कमांडर की अकड़ फिर भी कम नहीं होती। वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के बिजनेस में से दखल अंदाजी देने की, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। जिस पर डलन कहने लगता है कि भले ही तुम्हारा ब्लड डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जिसके बाद लो फेंग कहने लगता है कि अगर तुम्हारे ब्लड डीमन किंग को पोटेंशियल वॉरियर्स की जरूरत है तो उसे एक ऐसे बैटल टूर्नामेंट को कराना चाहिए जिसमें कि पावरफुल वॉरियर्स ही साले, ना कि ऐसे 10 बिलियन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना। जिस पर वो कमांडर कहने लगता है कि तुम्हें आखिर पता ही क्या है, सिर्फ ताकतवर लोगों को ही जीने का हक होना चाहिए। सुनते साथ ही लू फेंग कहने लगता है कि अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद वो डायलन का ऑर्डर देता है और फिर डायलन अपने बस एक ही इशारे से इन लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो लू फेंग से कहने लगता है कि मास्टर हमारा काम हो चुका है, शायद अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वह सभी लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें उसी पोर्टेबल डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिविंग सभी से कहने लगता है कि आज से तुम सभी 10 बिलियन लोग उस डाउट स्टार फील्ड से आजाद हो। तुम लोग जहां मर्जी जा सकते हो और तुम्हें आज के बाद कभी भी ऐसे ब्लड थर्स्टी ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। जो सुनते साथ ही वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है कि हम तुम्हें हमारी कंपनी की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि तुम्हें एक ऐसे यूनिवर्स की तरफ ले जाएगा जहां पर तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। तुम सभी को अब किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि कल को कोई आएगा और तुम सबको बिना तुम्हारी मर्जी के यहाँ से उठाकर ले जाएगा। तुम में से हर एक अब बेफिक्र होकर रातों को चैन की नींद सो सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो उनसे आगे कहने लगता है कि हमारी कंपनी के लोगों को कुछ ही दिनों में तुमसे कांटेक्ट करेंगे और जब तुम वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे तो किसी बात की फिक्र मत करना, क्योंकि अब से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी की बातें सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि खुशी के मारे अपने पार्टनर की तरफ मुड़कर उससे कहने लगता है कि तुमने सुना अभी अभी इन लोगों ने क्या कहा। अब हमें इसी तरह के दर्रों को दिखाया जाता है जहाँ पर मरने के बाद वहाँ पर बैठ गए। उसकी यह सारी बात सुनकर वह लड़की भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वहाँ मौजूद सारे 10 बिलियन लोग इन सभी के सामने सर झुकाना शुरू कर देते हैं और अपने सेवियर का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बावता वहाँ पर बीच का मजा ले रही होती है, साथ ही वह अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर रही थी। वहीं इसी दौरान हम आटुका को देखते हैं जहाँ पर क्रैब्स ने उसे पूरी तरीके से जख्मी कर दिया था एंड वहाँ पर लफिंग आता है, जिसे देखते साथ ही बाबा उसे बताती है कि कंपनी ने तुम्हारे सेकंड रिंग टास्क के लिए रेटिंग्स को भेज दिया है। जिसके बाद वो कहती है कि चलो मुझे देखने दो कि आखिर हमें कितनी रेटिंग्स मिली है। जिसके बाद वो बताती है इस बार हमें 90% मिले हैं, जो कि हमारे पिछले मिशन से काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा की उम्मीद थी। पर ये लोग बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं, पर जो भी हो हमें इसकी वजह से 180 पॉइंट्स भी मिले हैं, जो कि पिछली बार से तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा की उम्मीद थी। पर चलो इसकी मदद से अब हम थर्ड रिंग मिशन के लिए भी जा सकते हैं और हम फाइनली इसके लिए क्वालिफाइड भी कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें इस बार पिछली बार से ज्यादा बेहतर टास्क मिलेंगे। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आने वाले सारे टास्क हमारे पिछले वाले सारे टास्क से कई गुना ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग इस बात पर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है, जैसे कि वो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच रहा हो। और इसे सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।